तो जो टॉपिक हमारा बच गया था चैप्टर 1 का, उसके बाद उसमें आते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक बचा हुआ था, ड्यूटी लायबिलिटी इन सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अब यहाँ पर बेसिकली आपको समझाएगा, क्या समझाएगा, रीइम्पोर्टेशन ऑफ गुड के बारे में। रीइम्पोर्टेशन ऑफ गुड के समय क्या होगा, मतलब क्या टैक्स लायबिलिटी बनेगी, मतलब क्या कस्टम ड्यूटी बनेगी। रीइम्पोर्टेशन कहने का मतलब क्या होगा, समझिएगा कहानी के थ्रू। आप मिस्टर ए है, ठीक, मिस्टर ए ने बहुत साल पहले कोई मशीन इंपोर्ट किया था, ठीक है, उसका मतलब था मशीनरी ए उसने इंपोर्ट किया था। ठीक है, कहाँ से इंपोर्ट किया था, मान लेते हैं मशीनरी ए को इंपोर्ट किया गया था आपका यूएसए से। जब मशीनरी ए इंडिया आई तो मिस्टर ए ने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया होगा, मतलब कस्टम ड्यूटी पे किया होगा। ठीक है, मिस्टर ए ने कस्टम ड्यूटी एट अ टाइम ऑफ इंपोर्ट पे किया होगा। पर हुआ क्या, कुछ सालों के बाद मशीनरी में कुछ प्रॉब्लम आने लगी, तो मिस्टर ए ने अपने यूएसए वाले एक्सपोर्टर से बात किया कि सर मशीनरी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो यूएसए वाले ने कहा कि एक काम करिए, आप मशीनरी को वापस मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसे ठीक करके आपको फिर वापस भेज दूंगा। आया समझ में? तो ये जो केस है देख रहे हो, इंपोर्ट हुआ, वापस एक्सपोर्ट हुआ और फिर इंपोर्ट हो रहा है, री इंपोर्टेशन ऑफ गुड। समझ में आया? गुड्स सेम होना चाहिए, ये यहाँ कंडीशन है, आगे जानोगे। तो ये एक केस हुआ। ठीक है, दूसरा केस समझो, मिस्टर ए मैन्युफैक्चरर था, ठीक है, और वो कोई मशीनरी सी नाम का मशीन बनाता था, मशीनरी सी। तो मिस्टर ए ने इस मशीन को बाहर बेचा, फॉर एग्जांपल रशिया में किसी इंसान को बेचा। ठीक है, अब जो रशिया वाला बंदा था वो मशीनरी खरीद के ले गया अपना, वो रशिया में जाने जो भी एक्ट हो, जो भी कानून हो, वहां उसका प्रॉब्लम है। पर हुआ क्या, ये जो रशियन था मशीनरी में कुछ प्रॉब्लम आया, तो इसने मिस्टर ए से बात किया। तो मिस्टर ए ने कहा मशीन को भेज दो, मैं उसे ठीक करके वापस भेज दूंगा। तो यहां भी देखिएगा, पहले एक्सपोर्ट हुआ और फिर इंपोर्ट हुआ। तो यही दो केस है, यहां भी एक्सपोर्ट हुआ फिर इंपोर्ट हुआ। समझ में आ गया? यहां भी एक्सपोर्ट हुआ था और फिर वही गुड इंपोर्ट हुआ, वापस फिर एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो रीइंपोर्टेशन का केस है, इसके केस में सरकार ने समझा कि हाँ एक जेन्युइन प्रॉब्लम है लोगों का, मशीनरी खराब हो गई तो वापस मंगाना है, या मशीनरी खराब हो गई तो वापस भेजना भी है ताकि ठीक होकर वापस आ सके। तो उनसे बार बार एक मशीन पे ड्यूटी लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल जब ये मशीन ये मंगाया होगा तो इसने ड्यूटी पे कर दिया होगा, फिर ये मशीन आ रही है तो फिर मशीन पे ड्यूटी पे करे, फिर मशीन पे ड्यूटी पे करे, अच्छा नहीं ना है? बार बार एक ही मशीन पे, मैंने सरकार भी एक गुड्स पे एक ही बार टैक्स लेगी ना, बार बार टैक्स ले अच्छा नहीं है, लोग भी परेशान होंगे और हल्ला करेंगे। तो एक बार तो टैक्स ले लिया ना मशीनरी पे, तो दोबारा फिर टैक्स क्यों लोगे मशीनरी पे? तो इसीलिए ये क्लाउज आया आपका सेक्शन 20 जो आप कह रहे हैं, रीइंपोर्टेशन ऑफ गुड्स। समझ में आया? वैसे ही इस केस में भी एक बार जब मशीनरी एक्सपोर्ट किया, मैं ड्यूटी पे कर दिया, वापस उस मशीनरी को मंगा रहा हूं, तो एक बार ड्यूटी दे चुका हूं ना मैं, बार बार थोड़ा ड्यूटी दूंगा आपको। तो वही चीज हो, तो बार बार ड्यूटी कोई भी पे नहीं करेगा सेम गुड्स पे। ठीक है, लेकिन सेक्शन 20 कुछ और कहा, सेक्शन 20 कहा कि एज इट इज ट्रीट करेंगे, पर उसके बाद कंसेशन दिया गया बाय नोटिफिकेशन। तो एक्ट ने तो कुछ और कहा था। एक्ट ने क्या कहा, मैंने सेक्शन 20 ने कहा इफ गुड्स आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया आफ्टर एक्सपोर्टेशन, देख रहे हो, आफ्टर एक्सपोर्टेशन इंपोर्ट हुआ, आफ्टर एक्सपोर्टेशन इंपोर्ट हुआ, therefrom such good shall be liable to duty and be subject to all the condition and restriction if any to which goods of the
उसी तरह का जो गुड्स पे जो कंडीशन है, रिस्ट्रिक्शन है, वो एज इट इज अप्लीकेबल होगा जो गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया और फिर इंपोर्ट किया। समझ में आ गया? सेक्शन 20 ने कहा एज इट इज ट्रीट होगा, कोई डिफरेंस नहीं करेंगे। लेकिन फिर सरकार को लगा कि नहीं, जेन्युइन प्रॉब्लम है, एक्ट में हमने लिख तो दिया पर लोग करने लगे हल्ला, लोग करने लगे विरोध कि यार एक गुड्स पे मैं बार बार ड्यूटी क्यों पे करूं, जब एक बार मैंने ड्यूटी पे कर दिया तो बन गया इंडियन गुड्स, मास ऑफ द प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, जब एक बार ड्यूटी पे कर दिया दोबारा पे नहीं करूंगा उस गुड्स पे। तो फिर सरकार ने बाय नोटिफिकेशन कंसेशन लाया उस पर, मतलब छूट दिया कुछ ड्यूटी के ऊपर। क्या छूट दिया आओ समझते हैं। सरकार ने कहा पहला केस, कंसेशनल ड्यूटी पेएबल इन केस ऑफ रीइंपोर्टेशन ऑफ गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड अंडर ड्यूटी ड्रॉबैक एक्सपोर्टेड फॉर रिपेयर्स। ठीक है, अगर आपने गुड्स को पहले एक्सपोर्ट किया है किसके अंदर, ड्यूटी ड्रॉबैक के अंदर, तो यहाँ कुछ पहले ही छूट मिल चुका है आपको। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम है, वहां पे आपको थोड़ा छूट मिलता है ड्यूटी का। अगर आपने एक्सपोर्ट किया था अंडर क्लेम ऑफ रिफंड ऑफ आईजीएसटी, कहने का मतलब विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, इसके बारे में और अच्छे से हम लोग कब जानेंगे, जब जीएसटी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी। ठीक है, जीएसटी के अंदर दो चीज है, आप गुड्स का एक्सपोर्टेशन जो है विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, दोनों केस में कर सकते हैं। समझ में आ गया? विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी में आपको बॉन्ड भरना पड़ता है और एलयूटी करता है, एलयूटी या बॉन्ड आपको फाइल करना पड़ता है, ऑनलाइन ही है। आप जीएसटी के पोर्टल पे जाइएगा, आपको एलयूटी बॉन्ड का थी दिख जाएगा, टैब दिख जाएगा। ठीक है, अगर आपने किसी स्कीम के अंदर किया था, ये स्कीम के नाम है डीईसी, एडवांस ऑथराइजेशन, डीएफआईए और एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम, या अंडर क्लेम ऑफ आरओडीटीईपी, सबके बारे में हम लोग आराम से जानेंगे, अभी शॉर्ट फॉर्म में ही रहने देते हैं उसे, अंडर क्लेम ऑफ आरओएससीटीएल। ठीक है, अगर गुड्स का एक्सपोर्ट मैंने जो एक्सपोर्ट हुआ था वो ये वाले केसेस थे। ठीक है, तो कहा गया जो इंसेंटिव आपने अवेल किया, कहने का मतलब एक्सपोर्ट के टाइम में जो इंसेंटिव आपको मिला, बोला आप ड्यूटी सर दोबारा ड्यूटी नहीं देंगे एक ही सामान पे, नहीं समझे, दोबारा ड्यूटी नहीं पे करेंगे एक ही सामान पे, बार बार आपको ड्यूटी दे एक सामान पे, बोला ठीक है मत दो, लेकिन एक काम करो जो इंसेंटिव लिए थे वो दे दो। आया समझ में? जो इंसेंटिव लिए थे, जो फायदा उठाए स्कीम्स के अंदर, या फिर विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी किया तो रिफंड लिया तुमने आईजीएसटी का, या अंडर बॉन्ड किया तो आईजीएसटी का पेमेंट नहीं किया, तो जो तुमने इंसेंटिव का फायदा लिया था ना, उस इंसेंटिव को वापस कर दो हमको। ठीक है, तुम ड्यूटी मत दो ठीक है, पर इंसेंटिव मुझे दे दो। आया समझ में? इन केस ऑफ पॉइंट नंबर 4, अमाउंट ऑफ आईजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस लेवल एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ गुड सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशन। पॉइंट नंबर 4 के लिए कहा गया क्या होगा, अमाउंट ऑफ आईजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस जो लेवी हुआ है एट अ टाइम ऑफ प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स। समझ में आया? तो आप इंपोर्ट ड्यूटी क्या पे करिएगा, समझ गए? चौथे वाले के लिए स्पेशल बता दिया गया, बाकी 1, 2, 3, 5 एंड 6 के लिए जो भी इंसेंटिव आपने अवेल किया था वो दे दीजिए। ठीक है, तो ये तो हुआ स्कीम का बात, समझ में आ गया? बोला स्कीम के अलावा एक और केस है, वो बोला क्या, रिपेयर वाला केस, जो कहानी बताया वो वाला केस। रिपेयर वाले केस में क्या कहिएगा सर? तो रिपेयर वाले केस में कहा ठीक है, रिपेयर वाला केस था, जेन्युइन काउज था, तो कस्टम ड्यूटी जो पे करना है वो काची पे पे करे। ठीक है, तो बोला चाहे कस्टम ड्यूटी हो, अब ऑब्वियस बात है आईजीएसटी भी पे करना है आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम। आईजीएसटी जो है, जीएसटी कंपनसेशन सेस, जो भी आपको पे करना है वो पे किस अमाउंट पे होगा, वैल्यू क्या होगा, उसको कहते हैं असेसेबल वैल्यू, क्या होगा गुड्स का। तो बोला गया फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर, फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल। समझ में आ गया? इसका कहने का मतलब हुआ अगर आप सर्विसिंग कराते हो तो क्या होता है, सर्विस चार्ज प्लस मटेरियल जो लगा, कभी बाइक बनवाने गए होगे तो वहाँ क्या होता है, सर मोबिल चेंज हुआ तो मोबिल का पैसा 400 रुपया, सर्विस चार्ज 300 रुपया, तो सर 700 रुपया हुआ। तो वही चीज का बात कर रहा है, फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो बोला सर वारंटी में था कुछ कॉस्ट, बोला उससे मतलब नहीं, फेयर कॉस्ट जो लगना चाहिए था, नहीं लगा अलग बात है, जो लगना चाहिए था। ठीक है,
फ्री सर्विसिंग भी बाइक की होती है, तो फ्री सर्विसिंग था बोलोगे तो बोला ठीक है फ्री सर्विसिंग था कोई बात नहीं, फिर भी आप फ्री सर्विसिंग का जो कॉस्ट होता है उसको जोड़िए, फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर, आया समझ में। प्लस कहा इंश्योरेंस और फ्राइट चार्जेस, इंश्योरेंस एंड फ्राइट चार्जेस बोथ वेज, जाने का भी आने का भी, माने एक्सपोर्ट के टाइम जाने का, इंपोर्ट के टाइम आने का, दोनों जोड़ोगे इंश्योरेंस एंड फ्राइट चार्जेस, वो जो वैल्यू आएगा उस पे लगेगा तुम्हारा कस्टम ड्यूटी, समझ में आ गया, उस पे लगेगा कस्टम ड्यूटी, और उसके बाद जो वैल्यू आएगा उस पे लगेगा आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस, समझ में आ गया। आईजीएसटी जो लगता है ना, माने कि जीएसटी लगता है वो इस वैल्यू पे लगता है, असेसेबल वैल्यू प्लस कस्टम ड्यूटी, जो वैल्यू आता है वैल्यू फॉर लेवी ऑफ जीएसटी, इस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। तो वही चीज बताया गया ये कि बेसिक कस्टम ड्यूटी आईजीएसटी जीएसटी कंपनसेशन सेस किस वैल्यू पे लगेगा, तो कहा गया फ्री माने फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर कैरिड आउट इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन रिपेयर, whether such cost are actually incurred or not, भले वो कॉस्ट इनकर्ड ना हुआ हो फिर भी फेयर कॉस्ट, समझ में आ गया। इंश्योरेंस एंड फ्राइट चार्जेस बोथ वेज, अगर 1 और 2 में कवर नहीं हो तो नील कहा गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये स्टडी के पर्पस के लिए पढ़ सकते हो, वो डायमंड के बारे में जाता है कट पॉलिश होने के लिए, तो उसके बारे में बताया गया, तो रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब ये जो बोला गया कि सर ठीक है ये सब चीज़ तो अच्छा है कि मतलब री इम्पोर्ट करेंगे तो आप ड्यूटी बस जो इंसेंटिव अवेल किए हैं वो लगेगा अगर स्कीम के अंदर एक्सपोर्ट किए थे, नहीं तो आपने कहा अगर रिपेयर का केस है तो फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर प्लस बोथ वेज ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्राइट चार्जेस, पर कहा गया ऐसे नहीं मिलेगा, कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तब मिलेगा, है समझ में। तो हम लोगों ने 2 फैक्टर पढ़ लिया था, जो मैंने तुम्हें 3 फैक्टर बताया था, ठीक है, वही 3 फैक्टर्स पूरे चैप्टर में कवर है हम लोग का, जिसमें से 2 फैक्टर हो गया था, एक एग्जाम्पशन बचा हुआ था। तो बेसिकली ये जो फैक्टर्स है एग्जाम्पशन का ही पार्ट है एक तरह से, ठीक है, एग्जाम्पशन फैक्टर का ये सब पार्ट है। हाँ किताब में ऊपर नीचे दे दिया है, बट पार्ट ये भी एग्जाम्पशन फैक्टर का है, इसलिए इसे मैंने अलग रखा था। तुम्हारा 2 पार्ट मैकेनिज्म हो गया था, ठीक है, और वो कब लगेगा वो हो गया था, मैंने किस पॉइंट पे लगेगा वो हो गया था, तो 2 पॉइंट कवर हो गया था। थर्ड पॉइंट एग्जाम्पशन था जो मैंने छोड़ रखा था, एग्जाम्पशन हम लोग अभी कर रहे हैं। तो एग्जाम्पशन के लिए हमेशा क्या होता है, एग्जाम्पशन जब भी मिलता है सरकार देती है तो कुछ ना कुछ कंडीशन होता है, तो यहाँ भी जो एग्जाम्पशन दिया गया, कंसेशन दिया गया, तो कुछ ना कुछ कंडीशन होगा। बोला कंडीशन क्या है, तो बोला पहला कंडीशन है टाइम लिमिट। बोला टाइम लिमिट क्या, बोला री इम्पोर्टेशन का टाइम लिमिट, एक्सपोर्ट करने के बाद वापस इंपोर्ट कब तक कर लेना है, कहा 5 साल तक, पहले 3 साल था अब ये चेंज हो गया है 5 साल तक, जो कि और एक्सटेंड किया जा सकता है 2 सालों तक, लेकिन अगर भूटान में एक्सपोर्ट किए थे तो 7 साल का समय है, एक्सटेंड किया जा सकता है 3 सालों तक, ठीक है। लेकिन अगर कोई इस स्कीम्स के अंदर थे, ये जो अभी ऊपर पढ़ा था हमने, ये स्कीम जो था ना DECC, एडवांस ऑथराइजेशन, DFIE और एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये सब स्कीम के अंदर था, तो कहा गया, और साथ ही साथ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम के अंदर भी है, अगर तुमने एक्सपोर्ट किया था अब इंपोर्ट कर रहे हो, या कोई और भी स्कीम जो चैप्टर 4 ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, चैप्टर 4 इस बुक का नहीं, चैप्टर 4 ऑफ FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, अगर उस सब स्कीम के अंदर है तो 1 साल का ही समय वापस री इम्पोर्ट करने के लिए, समझ गए। तो पहला कंडीशन टाइम लिमिट, क्वेश्चन एग्जाम में 5 साल से पूछ सकता है, ठीक है, बाकी सब याद रखना है, मेन पॉइंट क्या है 5 इयर्स। दूसरा चीज कहा गया सेम गुड्स सेम होने चाहिए, डिफरेंट नहीं, ये नहीं कि मशीनरी ए तुमने एक्सपोर्ट किया रिपेयर होने के लिए, अब मशीनरी बी इंपोर्ट कर रहे हो वापस, नहीं समझे, मशीनरी ए एक्सपोर्ट किया, खराबी था, उसने कहा सर नया मशीनरी ले जाओ, तो उस केस में नहीं, उस केस में फिर छूट नहीं, क्योंकि उस केस में पहले बार तुमको ड्यूटी कब लगा था, मशीनरी ए पे लगा था, मशीनरी बी पे तो लगा नहीं था, तो मशीनरी बी में फिर ड्यूटी दो तुम, समझ में आ गया। तो गुड सेम होना चाहिए, द एक्सपोर्टेड गुड एंड री इम्पोर्टेड गुड मस्ट बी द सेम, द गुड shall not be deemed to be the same if these are re-imported after being subject to remanufacturing,
और रीप्रोसेसिंग थ्रू मेल्टिंग, रिसाइकलिंग और रिकास्टिंग। ऐसा ना पिघला उगला कुछ और बना दिया, ठीक है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। एक्सपोर्टेड टू इंपोर्टेड गुड मस्ट बी सेम। अगर ये चीज लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि रीमैन्युफैक्चर कर दिया, रीप्रोसेस कर दिया, मेल्ट करके या फिर रिसाइकिल करके या रिकास्ट करके, तो उस केस में आपको ये छूट नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ऑनरशिप चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब आप मालिक थे ना एक्सपोर्ट करने के टाइम, तो इंपोर्ट करने के टाइम भी आप ही मालिक होने चाहिए उसके, तभी ये छूट मिलेगा, ठीक है। पर ये जो सारे छूट हैं इन लोगों को कभी नहीं मिलेगा। किन लोगों को? अगर जो एक्सपोर्ट किया है वो यूनिट कहाँ पे है, वो यूनिट कौन है, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग है, तो उसको ये छूट नहीं मिलेगा। या फिर कोई यूनिट है जो फ्री ट्रेड जोन में है, तो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अगर रीइंपोर्टेड गुड हैज बीन एक्सपोर्टेड फ्रॉम अ पब्लिक प्राइवेट वेयर हाउस, समझो ये जो पब्लिक प्राइवेट वेयर हाउस है, होता क्या है, सामान मैंने मंगाया, ठीक है, क्लियर नहीं करवाया होम कंजम्पशन के लिए, अगर क्लियर नहीं करवाया होम कंजम्पशन के लिए, अगर क्लियर नहीं हुआ होम कंजम्पशन के लिए, तो इसका मतलब मैं ड्यूटी तो पे किया ही नहीं इस पे। अगर क्लियर नहीं हुआ होम कंजम्पशन के लिए, ड्यूटी पे नहीं हुआ फर्स्ट टाइम, अब वापस एक्सपोर्ट कर दिया, फिर रीइंपोर्ट कर रहे हो, सरकार कहेगी ना पहला बार ड्यूटी दिए हो, जो छूट मांग रहे हो इस बार, पहला बार ड्यूटी दिए हो तो ना छूट मांगते हैं इस बार सेम मशीन पे। तो वही चीज है, अगर रीइंपोर्टेड गुड बिना क्लियर हुए होम क्वेश्चन के लिए वापस एक्सपोर्ट कर दिया तुमने और फिर रीइंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर रीइंपोर्टेड गुड जो है उस 4th शेड्यूल में है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट, टोबैको प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो इनके केस में ये कंसेशन नहीं है, कोई दिक्कत। तो कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इन 3 केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा ये कंसेशन, ये एग्जम्पशन, ठीक है। अब ये जो नोटिफिकेशन है ये तुम्हें समझ में आएगा तब जब वो चैप्टर पढ़ें। कौन सा चैप्टर? जीएसटी का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी। उसके पहले ये समझ पाना मुश्किल है, ठीक है। तो जब वो पढ़ लेंगे तो इसको पढ़ेंगे उसी के साथ। अब आते हैं ये सेकंड केस। ये सेकंड केस क्या है? ये सेकंड कहानी है। मैं मैन्युफैक्चरर था, मैंने मशीनरी बनाई, मैंने बाहर भेजा, उसे मशीनरी में कुछ प्रॉब्लम लगा, उसने मशीनरी वापस रिपेयर के लिए भेज दिया, और फिर मैं उसे वापस एक्सपोर्ट कर रहा हूँ कि भाई ठीक है मशीनरी ठीक कर दिया अब ले जाओ। ये सेकंड केस, समझ में आया। पहला वाला क्या था? फर्स्ट केस का कहानी था, ये सेकंड केस का कहानी था। दोनों केसेस में समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है? समझ में आ गया। पहले वाले केस में क्या था? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। इस केस में क्या है? इस केस में है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। समझ में आया? स्टेजेस कैसे हैं दोनों केसेस में? इस केस में स्टेज क्या था, इस केस में स्टेज क्या है? कोई दिक्कत? हो सकता है ये फर्स्ट केस ना हो, डायरेक्टली तुम पहला बार एक्सपोर्ट कर रहे हो फिर इंपोर्ट कर रहे हो। पहला वाला केस इसको भी कवर करता है कि तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो फिर तुम ही इंपोर्ट कर रहे हो। फर्स्ट केस में ये कहानी में ये पॉइंट मिसिंग भी हो सकता है, लेकिन ये जो केस है ना इसमें ये कहानी मिसिंग नहीं होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट। क्योंकि इस केस में क्या था, जैसे कि मान लो कि तुम्हें रिपेयर इंडिया में हो ही नहीं रहा सामान, इंडिया में रिपेयर करने वाला कोई इंसान है ही नहीं, बाहर ही भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी ये केस था, तो यहाँ कवर था, सिर्फ एक्सपोर्ट किया हमने, इंपोर्ट कर लिया, इसलिए वहां कहानी सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे खत्म है, ठीक है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कहानी समझने के लिए बताया था मैंने। ऐसे वहां पे सिर्फ एक्सपोर्ट भी हो सकता है कि मैंने एक्सपोर्ट क्यों करना पड़ा, क्योंकि इसके यहाँ कोई उस सामान को बना ही नहीं सकता, तो बाहर भेजा, बाहर वाले ने बना के वापस भेजा, ठीक है। तो गुड्स तो इंडियन था ना, समझ में आ गया। तो वो केसेस भी कवर है फर्स्ट केस में। पर सेकंड केस का कहानी क्या है? क्लियर है, पहले एक्सपोर्ट किया हमने, फिर इंपोर्ट किया और फिर वापस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों एक्सपोर्ट किया था? मैन्युफैक्चरर थे, मशीन बनाया, बाहर बेचने का मन। क्यों इंपोर्ट करना पड़ा? खराबी था मशीनरी में। अब क्यों एक्सपोर्ट करें? तो बनाने के बाद मेरा मशीन थोड़े था, किसी और का था ना, तो भेजना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इस केस में बोला नोटिफिकेशन नंबर 158/95 custom exempt the goods re-imported into India for the purpose specified in column number 2, ठीक है। अब below table from the whole of the basic custom duty and IGST
समझ गए, होल ऑफ द कस्टम ड्यूटी एंड IGST से छूट मिलेगा अगर कंडीशन कॉलम नंबर 3 में जो लिखा गया सेटिस्फाई हो गया तो। समझ गए, मतलब ये कंडीशन कॉलम नंबर 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये अदर कंडीशन कॉलम नंबर 4 है। तो बोला पहला चीज क्या है, कब ये छूट मिलेगा। बोला आप मैन्युफैक्चरर थे, इंडिया में थे, आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया होगा, गुड्स में कुछ खराबी था, आपने वापस रीइंपोर्ट किया, उसको रिपेयर किया या रिकंडीशनिंग किया, अदर देन द स्पेसिफाइड गुड्स को छोड़ के। और वो स्पेसिफाइड गुड्स कौन है, वो लिखा गया है एक्ट के अंदर, ठीक है। मैंने वो सामान, मैंने इन सामानों को छोड़ के कोई और गुड्स था तो आपको ये छूट मिलेगा अगर 3 सालों के अंदर रीइंपोर्ट हुआ है। नहीं समझे, जब मैंने एक्सपोर्ट किया उसके 3 सालों के अंदर रीइंपोर्ट हो गया तब। लेकिन अगर मैं नेपाल भूटान का बात करूं तो वहां 10 सालों के अंदर रीइंपोर्ट हुआ है तब ये छूट मिलेगा, ठीक है। बोला अगर गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ इंडिया में, री इंपोर्ट हो गया, किस पर्पस के लिए, रीप्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, रीमेकिंग, सब्जेक्ट टू एनी प्रोसेस सिमिलर टू द प्रोसेस रेफर्ड टू इन A to C। इसी तरह कोई और प्रोसेस के लिए अगर री इंपोर्ट हुआ है तो उस केस में, ठीक है। कहा गया समय क्या है, 1 साल। तो ध्यान रखना, रिपेयर रिकंडीशनिंग के लिए 3 साल, लेकिन रीप्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और रीमेकिंग के लिए 1 साल का समय है रीइंपोर्ट का। पर रीइंपोर्ट करने के बाद करना क्या है, वापस एक्सपोर्ट भी तो करना है। तो एक्सपोर्ट कब तक कर देना है, कहा 6 महीने के अंदर, इंपोर्ट के 6 महीने के अंदर री एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। गुड्स मस्ट बी री एक्सपोर्टेड विद इन 6 मंथ, जो कि 1 साल तक एक्सटेंड हो सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ री इंपोर्टेशन। साथ ही साथ अब कैसे पता चलेगा, मतलब कैसे पता चलेगा कि गुड्स री इंपोर्ट हुआ है और इसको वापस एक्सपोर्ट करना है हमको, मतलब री एक्सपोर्ट करना है, कैसे पता चलेगा बताइए। तो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम जो सेटिस्फाई करेगा कि सेम गुड है, जो आया था वही जा रहा है, जो आया था वही जा रहा है, रिप्रोसेस होकर रिफाइन होकर जो आया था वही जा रहा है। साथ ही साथ इंपोर्टर एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा, तब ना पता चलेगा कि हाँ सामान री इंपोर्ट वाला केस है, छूट मिलेगा कस्टम ड्यूटी से, IGST से छूट मिलेगा। कब, जब पता चलेगा सरकार को ना कि हाँ वही गुड्स था, यही सामान था, इसी को ला रहे हो, इसी को वापस भेज रहे हो। तो उसके लिए क्लाउज दिया कि हाँ असिस्टेंट कमिश्नर जो भी है वो सेटिस्फाई करेगा एंटिटी वही चीज है जो आया था, वो रिप्रोसेस होकर वापस जा रहा है फर्स्ट और सेकंड केस में। साथ ही साथ इंपोर्टर जो है एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा कि हाँ मैंने ये सामान लाया है, उस पर लिखेगा, क्या लिखेगा कि मैंने ये सामान रिपेयर के लिए वापस मंगवाया है, मैंने ये सामान रिप्रोसेसिंग के लिए वापस मंगवाया है, रिफाइनिंग के लिए वापस मंगवाया है। समझ में आ गया। अब स्पेसिफाइड गुड्स के बारे में बोला, मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड रीइंपोर्टेड इनटू इंडिया फॉर रिपेयर और फॉर रिकंडीशनिंग। अब ये स्पेसिफाइड गुड्स क्या है, तो देखो स्पेसिफाइड गुड्स ये है, ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन यूनिट देन thereof, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल रीडर, ऑटोमेटिक बैंक नोट डिस्पेंसर, स्टैटिक कन्वर्टर, कलर टीवी, प्रोजेक्टर, टेलीफोन सेट, इलेक्ट्रिक एम्पलीफायर, ये सारे हैं स्पेसिफाइड गुड्स। इनके लिए कहा गया है 7 सालों का समय है रीइंपोर्ट करने का, एक्सपोर्ट करने के बाद। लेकिन इनको वापस री एक्सपोर्ट कब तक कर देना है, 1 साल के अंदर। यहाँ समय ज्यादा दिया गया है, 1 साल दिया गया है। बाकी दोनों कंडीशन सेम है कि बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है और असिस्टेंट कमिश्नर सेटिस्फाई करना है रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ गुड्स। समझ में आ गया। तो ये था तुम्हारा कहानी एग्जामिशन में कंसेशन के लिए। समझ में आ गया। साथ ही साथ एक नोट दिया गया सेकंड नंबर केस के लिए, अगर कोई लॉस हो गया इंपोर्टेड गुड्स का, माने कि अब ऑब्वियस बात है रिप्रोसेस कर रहा था, रीमेकिंग कर रहा था, खराब हो गया सामान, तो उस केस में क्या होगा, तो बोला तब तो उसमें ड्यूटी जाओ पूरा माफ। सच लॉस शैल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम होल ऑफ द कस्टम ड्यूटी। जो बचा है उसको ना करोगे खाली, जो बचा है उसको वापस करना ही नहीं, तो बजाओ उससे, जब सामान है तुम तो क्या करना है। पर सेटिस्फैक्शन असिस्टेंट कमिश्नर को होना चाहिए कि हाँ खराब हो गया। समझ में आ गया। ये था क्वेश्चन तुम्हारा वही वाला मशीनरी वाला, ठीक है। 250 लाख का मशीनरी तुमने इंपोर्ट किया था जापान से, हुआ क्या कि कुछ खराबी आया तो तुमने उसे वापस एक्सपोर्ट कर दिया। समझ गए।
रिपेयर होने के बाद वो मशीनरी वापस आ गया तुम्हारे पास 1 साल के अंदर, समझ में? सिंस द मशीन वाज अंडर वारंटी पीरियड द रिपेयर वाज कैरिड आउट फ्री ऑफ कॉस्ट था, पर उससे क्या मतलब है? फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर क्या है? फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर है 3 लाख रुपया, क्योंकि 6 लाख तो मटेरियल का दाम है, टोटल कॉस्ट 9 लाख है मटेरियल लेकर के, तो 3 + 6 9 लाख। फ्राइट चार्ज है दोनों साइड का 3 लाख, तो 9 3 12 लाख, तो 12 लाख मेरा क्या हो गया? मेरा 12 लाख क्या हो गया? वो वैल्यू जिसपे कस्टम ड्यूटी लगेगा। कस्टम ड्यूटी का रेट है 10%, आईजीएसटी का रेट है 12%, पर इस सब के पहले कंडीशन है। कंडीशन क्या है? रीइंपोर्टेशन 5 साल के अंदर होना चाहिए, सेम गुड्स का होना चाहिए, ऑनरशिप चेंज होना चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट लिखोगे। ट्रैक में हो क्या लिखा हुआ है? द ऑनरशिप चेंज नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो वापस कब ले आया? रीइंपोर्टेड विदाउट एनी रीमैन्युफैक्चरिंग रीप्रोसेसिंग इन अक्टूबर नेक्स्ट ईयर आफ्टर रिपेयर, ठीक है। गुड सेम ही था, तो हम लोग वही 3 कंडीशन लिखेंगे और उसके बाद अपना आंसर निकालेंगे। तो 12 लाख 10%, तो कस्टम ड्यूटी 1,20,000 प्लस सोशल वेलफेयर चार्ज 10%, 12,000, तो 13,32,000। अब इस पे लगेगा आईजीएसटी, 1332 पे लगेगा आईजीएसटी, तो टोटल ये हुआ तुम्हारा कस्टम ड्यूटी प्लस आईजीएसटी। तो ये था तुम्हारा एक एग्जाम्पशन, ठीक है, जो एक्ट के अंदर चैप्टर 1 में पढ़ाया गया था। अब हम लोग आते हैं दूसरे एग्जाम्पशन पे, ठीक है। रूल जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पर हम लोग रूल को पढ़ लेंगे जब हम लोग का बेसिक सब खत्म हो जाएगा, चैप्टर इंपॉर्टेंट पॉइंट सब खत्म हो जाएंगे, तो रूल को भी पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा बचा था वो था तुम्हारा ये सब तो हो गया था। यहां से था एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी सेक्शन 25, ठीक है। The power to grant exemption from payment of custom duty is given to सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्यों? क्योंकि इस पे एक्ट बनाने का अधिकार किसका था? सेंट्रल गवर्नमेंट का। पढ़ा था ना, आउटसाइड द स्टेट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लॉ बनाने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, ठीक है। स्टेट उस पर लॉ नहीं बना सकता। द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अल्टर ड्यूटी रेट स्ट्रक्चर इज नोन एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। The reason for calling it delegated legislation is because the power is delegated by the parliament to the central government. तो पावर तो पार्लियामेंट के पास था, तो उसने डेलीगेट उसको किया है पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। दिस पावर इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू सुपरिटेंडेंस एंड चेक बाय पार्लियामेंट। कोई दिक्कत? और सबसे पहले बात किया गया जनरल एग्जाम्पशन। If the central government is satisfied that it is necessary in public interest, so to do, it may by notification in the official gazette exempt generally, either absolutely or subject to such condition as may be specified in the notification, goods of any specified description from the whole or any part of duty of custom level thereon। सरकार चाहे तो जनरल नोटिफिकेशन इशू कर सकती है कि हाँ इस गुड्स पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा, सबके लिए है, वो सबके लिए, जो भी इंपोर्टर है सारे इंपोर्टर के लिए ये अवेलेबल है, ठीक है। पर जब भी जनरल एग्जाम्पशन पास होता है, जब तक नोटिफिकेशन कुछ और ना कहता हो, तब तक माना जाता है कि वो वैलिड रहेगा कब तक? 31 मार्च तक, इमीडिएटली आफ्टर 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ग्रांट और वेरिएशन। तो कहने का मतलब, मान लो आज 1 जनवरी है, सॉरी 1 जनवरी नहीं है, आज 8 जनवरी है। अगर 8 जनवरी को जनरल एग्जाम्पशन इशू किया जाए तो 2 साल, तो 8 जनवरी 2025, तो 8 जनवरी 2026, तो 8 जनवरी 2027, ठीक है। 2 साल खत्म हो गया। तो अब नेक्स्ट 31 मार्च कब आएगा? 31 मार्च 2027 तक तुम्हारा कोई भी जनरल एग्जाम्पशन जो होगा वो अवेलेबल होगा। नहीं समझे? अगर जनरल एग्जाम्पशन के अगर कोई नोटिफिकेशन लाया गया जो कि जनरल एग्जाम्पशन में कवर हो रहा है, तो वो कब तक वैलिड रहेगा? अगर कुछ और ना कह रहा हो, ठीक है। नोटिफिकेशन 31 मार्च फॉलिंग इमीडिएटली आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, तो 2 साल कब खत्म हुआ?
8 जनवरी 2027 को, उसके बाद 31 मार्च कौन सा आएगा, 31 मार्च 2027 आएगा, तो तब तक रहेगा वैलिड। ठीक है, लेकिन ये जो लिमिटेड पीरियड ऑफ वैलिडिटी है ये तुम्हारा एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। However, limited period of validity shall not apply to any such exemption granted to or in relation to following। ठीक है, पर ये जो वैलिडिटी ऊपर दिया गया है ये एप्लीकेबल नहीं होगा अगर एग्जाम्शन ग्रांट हुआ है इनके लिए। किन के लिए? कोई मल्टीलेटरल बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ सरकारों के बीच, उस कारण से लाना पड़ा, होता है ना, चाइना इंडिया कुछ एग्रीमेंट हो गया, जापान इंडिया कुछ एग्रीमेंट हुआ, एक्ट कुछ और कह रहा था, नोटिफिकेशन लाना पड़ता है, तो लाया गया। तो वहां पे हो सकता है कि पीरियड कुछ और हो, समझ में आ गया, तो वहां पर ये नहीं होगा। वैसे ही सब ट्रीटी उरीटी के बारे में बोला, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, कोई ट्रीटी है, कन्वेंशन है, तो उस केस में प्रिविलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी स्कीम अंडर द एफटीपी फॉरेन पॉलिसी के अंदर कोई स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, वही सब पढ़ लेना। ठीक है, मैंने ऐसे रीड मार लेना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन जो बनता है तुम्हारा यहाँ से पूछ सकता है कि ये गिवन एग्जाम्शन जनरल एग्जाम्शन है कि ये स्पेसिफिक एग्जाम्शन है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी एमसीक्यू के लिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब जो स्पेशल एग्जाम्शन है वो क्या है, तो सेम लाइन है, देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट सो टू डू इट मे बाय अ स्पेशल ऑर्डर, इट मे बाय अ स्पेशल ऑर्डर, समझे, इट मे बाय अ स्पेशल ऑर्डर, यहां पे कहीं नहीं लिखा, लिखा था बाय नोटिफिकेशन, एग्जम्प्ट जनरली, आइदर एब्सोल्युटली मतलब पूरे से एग्जम्प्ट या सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, बट यहां लिखा हुआ है स्पेशल ऑर्डर, क्या लिखा हुआ है, बाय अ स्पेशल ऑर्डर इन ईच केस, यहां केसेस का बात किया गया है, एग्जम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ ड्यूटी any goods on which duty is leviable only under circumstances of an exceptional nature, मतलब स्पेशल एग्जाम्पशन सबके लिए नहीं होता है, हर केसेस वाइज होगा। ठीक है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होगा, टू बी स्टेटेड इन सच ऑर्डर, और वो ऑर्डर में लिखा रहेगा कि किसके लिए है, किसको दिया गया है ये छूट, समझ में आया। Further, no duty shall be collected if the amount of duty level is equal to or less than 100 रुपये। साथ ही साथ स्पेशल एग्जाम्पशन में अगर 100 रुपया से कम का ड्यूटी है तो कलेक्ट ही नहीं करना है। ठीक है, वैसी बकवास लाइन है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये समझे कहानी। अब बोथ द अबव मेंशन्ड एग्जाम्पशन मतलब कौन, स्पेशल और जनरल, may be granted by providing for the levy of duty on such good at a rate expressed in a form or method different from the form or method in which the statute duty is leviable। कारण जैसे नॉर्मली लेवी होता उससे थोड़ा अलग हो सकता है कैलकुलेशन करने का तरीका अलग हो। ठीक है, मेथड, फॉर्म और मेथड डिफरेंट हो सकता है, वो बताएगा, वो जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें बताया रहेगा कि ठीक है आप पे ऐसे 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 आपके साथ होगा, समझ में आ गया। Further duty leviable under such altered form or method shall in no case exceed the statutory duty। अब तुम बताओ एग्जाम्शन देने जा रहे हो और उस एग्जाम्शन में लिख दो कि नॉर्मली तो सर 40% लगता ना 50% लगेगा, तो एग्जाम्शन दे ही क्या जा रहे हो, आया समझ में। तो वही लाइन लिख रहा है कि ड्यूटी जो लेवी नॉर्मल केस में होगा उससे कम ही होना चाहिए। ठीक है, ड्यूटी लेवल अंडर नॉर्मल फॉर्म और मेथड। ठीक, अब ये एग्जाम्शन देने का रीजन क्या है, रैशनल फॉर ग्रांट ऑफ एग्जाम्शन, क्या रीजन है, क्यों दे रहा सरकार। द पावर फॉर ग्रांट ऑफ एग्जाम्शन वेस्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट। द गवर्नमेंट ऑन अ रैशनल बेसिस मे डिस्क्रीटली यूज दिस पावर एंड एग्जाम्शन मे बी बेस्ड ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। क्यों देगा, पहला तो मोरल ग्राउंड, मोरल ग्राउंड पे दे सकता है सरकार, क्यों करना चाहता है, रीजन क्या है, रीजन क्या है एग्जाम्शन के पीछे, तो कहा गया मोरल ग्राउंड। पहला तो वेयर द ड्यूटी शुड नॉट बी लेविएबल एट ऑल, ठीक है, मोरल ग्राउंड है। कुछ जैसे कि कोविड का वैक्सीन मोरल ग्राउंड था, एग्जम्प्ट किया गया। ठीक है,
Some of the instances which may be given are, अब कुछ एग्जाम्पल से दिया, where the good do not reach the Indian soil at all, यहाँ पहुँच नहीं पा रहा सामान, छूट दे देते हैं, ठीक है, तो लोग उसको इंपोर्ट करेगा ज़्यादा, आया समझ में। Goods have reached the Indian soil but are not available for consumption, ठीक है, where the goods that get damaged or deteriorated in transit, सामान खराब हो गया रास्ता में, तो छूट देता है सरकार, जमीन तक पहुँचा, लोगों को अवेलेबल नहीं हो पा रहा, क्यों, महंगा है, थोड़ा छूट दे दो, सस्ता हो जाएगा सामान, ड्यूटी नहीं लगाएंगे, सामान सस्ता हो जाएगा ना, सस्ता हुआ तो आम लोग भी ले पाएगा, तो वही सब कारण है, मोरल ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद कंट्री का इकोनॉमी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देखते हुए एग्जाम्पशन दिया जाता है, समझ में आ गया। अब लिखा गया कैन एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन बी मॉडिफाइड और विड्रॉड। अब एक बार नोटिफिकेशन इशू हो गया तो क्या उसको सरकार विड्रॉ कर सकती है, क्या सरकार उसको मॉडिफाई कर सकती है, मतलब चेंजेस कर सकती है, समझ में। तो as seen earlier, the liability to pay custom duty or additional duty under the Custom Act 1962 arises in the taxable event occur. The power to grant exemption from payment of duty, additional duty, etc. flow from the provision of section 25(1). An exemption notification so issued has the effect of suspending the collection of custom duty. It does not make items which are subject to the levy of custom duty as item not labeled such duty. तो ये नोटिफिकेशन करता क्या है, ये बस सस्पेंड करता है, कलेक्ट मत करो, अभी रुक जाओ, इस प्रोडक्ट पे अभी कलेक्ट नहीं करना कस्टम ड्यूटी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर कस्टम ड्यूटी लेवी ही नहीं हो रहा, नहीं समझे, समझ में आया डिफरेंस, वर्डिंग का डिफरेंस समझो। सस्पेंड किया जाता है नोटिफिकेशन के थ्रू, ये नहीं कि ड्यूटी लेवी नहीं हो रहा उस पर। इट ओनली सस्पेंड द लेवी एंड कलेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी wholly or partly and subject to such condition as may be laid down in the notification by the government in public interest. Such an exemption by its very nature is susceptible of being revoked or modified. तो ये जो एग्जाम्पशन दिया गया, मतलब सस्पेंशन लगाया गया है कलेक्शन पे, ये रिवोक भी हो सकता है, मतलब वापस लिया जा सकता है, या मॉडिफाई भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई और कंडीशन भी ऐड हो सकते हैं। Thus, the power to exempt include the power to modify or withdraw the same. समझ में आया। तो कहना ये चाह रहा था कि जो आपको नोटिफिकेशन दिया गया, नोटिफिकेशन ये सिर्फ ये कहता है कि आप सस्पेंड कर रहे हैं हम कलेक्शन करना, ऐसा नहीं है कि लेवी नहीं हुआ कस्टम ड्यूटी। तो इसीलिए हमारे पास ये भी पावर है कि हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं और इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं जब मन चाहे तब, ठीक है। Under the General Clause Act, an authority which has the power to issue a notification has the undoubted power to rescind or modify the notification. तो उसके पास पावर है नोटिफिकेशन लाने का, उसके पास पावर है रिसाइंड करने का भी, मॉडिफाई करने का भी। Where the government on the basis of material available before it bona fide is satisfied that public interest would be served by either granting exemption or by withdrawing, modifying or rescinding an exemption already granted, it should be allowed a free hand to do so. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना ये जजमेंट दे दिया कि अगर सरकार को अच्छा लगता है, पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है, तो वो उस टाइम एग्जेम्पशन दे सकती है। अगर उसको लगता है कि अगर विड्रॉ करना भी सही है, मॉडिफाई करना सही है, रिसाइंड करना सही है, तो वो उस टाइम उसको मॉडिफाई, रिसाइंड और विड्रॉ भी कर सकती है एग्जेम्पशन को। समझ में आ गया। साथ ही साथ पंकज जैन एजेंसी एंड यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में भी कहा गया ऑफ कस्टम एक्ट वुड कम इनटू ऑपरेशन एज सून एज इट इज पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया। इस वाले केस में क्या कहा कि जो नोटिफिकेशन आप जो सेक्शन 25 में पढ़ रहे हैं वो फोर्स में कब आएगा, मतलब व्हेन इट कम्स टू द फोर्स, मतलब कब से वो एप्लीकेबल होगा। तो कहा जिस दिन वो पब्लिश होगा ना, पब्लिश होगा गैजेट ऑफ इंडिया में, उस दिन से वो नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होगा। समझ में आ गया। In Ruchi Soya Industry Limited versus Union of India, the Gujarat High Court held that of Custom Act 1962 stipulating that notification issued in Section 25(1) and 25(2)(a) would become effective on a date of its issue by central government for publication in the Gazette was arbitrary and ultra vires the aforesaid section, as publication of Gazette is essential.
ठीक है। तो ये सब कहानी हुआ, ये दो कहानी हुआ। तो उसके बाद सरकार ने इफेक्टिव डेट के लिए ये कह दिया। ठीक है, क्या कह दिया, क्या कहा बताइए। Section 25 of the Act provides that date of effect of notification will be date of its issue for publication in official gazette. Official gazette में जब issue होगा वही होगा effective date of, समझ गए। The following issue need to be kept in mind in case of general exemption. लेकिन general exemption में कुछ और बातें कही गई। क्या कही गई? Where the exemption notification does not mention date of its effect. अगर डेट ऑफ इट्स इफेक्ट नहीं लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन कब फोर्स में आएगा, तो बोला गया जब वो इशू हुआ ऑफिशियल गैजेट में उसी डेट को मान लीजिएगा। ठीक है, वैसे पहले भी कह दिया वो इफेक्टिव डेट क्या होगा, जब पब्लिकेशन हुआ। लेकिन हो सकता है पब्लिकेशन में लिखे कि हाँ इस डेट से एप्लीकेबल होगा। जनरल एग्जाम्पशन, जनरल एग्जाम्पशन स्पेशल वाला तो स्पेशल लोगों के लिए था, आम लोगों के लिए था ही नहीं, उसमें तो स्पेसिफिक केस वाइज देगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक स्पेशल ऑर्डर से देगा, तो वो सबके लिए नहीं होगा, तो उसमें सोचना नहीं है, तो लिख के देगा हाँ ये आदमी को पूरा डिटेल लिखा रहेगा। पर जनरल एग्जेप्शन के लिए क्या कहा, ऑफिशियल गैजेट जब पब्लिश होगा वहां से इफेक्टिव है। लेकिन हो सकता है कोई डेट और लिखा हुआ, कोई और डेट उस जो गैजेट में लिखा, जब नोटिफिकेशन गैजेट में इशू हुआ कोई डेट और मेंशन हो कि हाँ 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होगा, तो 1 अक्टूबर से होगा, नो डाउट। लेकिन अगर कोई डेट नहीं लिखा हुआ है तब आपको मानना है क्या, समझ गए। लेकिन अगर वेयर द एग्जम्पशन इज थ्रू अ स्पेशल ऑर्डर, द अबव रूल डू नॉट अप्लाई, तब ये रूल अप्लाई होगा नहीं। A special order are issued separately for each case and communicated to the beneficiary directly by the government. Each case, हर केस में, मैंने हर इंसान के लिए, हर इंपोर्टर के लिए, हर पर्सन, मैंने हर कंपनी जो भी हो उसके लिए स्पेशली इशू होगा और उसको डायरेक्टली बताया जाएगा, जो भी बेनिफिशियरी है उसका, मैं जो भी उसका लाभार्थी है, उसको डायरेक्टली गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट करके बताया कि लो लेटर पकड़ो ये तुम्हारे लिए ही है। The beneficiary can claim refund for the period reckoned from date of its issue. ठीक है, जब वो इशू होगा वहां से रिकंड करके अपना रिफंड ले सकता है, समझ गए। Subsection 2A empowers the government to issue clarification. अब गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन लाती है टाइम टू टाइम, लोगों ने कुछ गलत पढ़ लिया, गलत समझ लिया, तो क्लैरिफिकेशन लाया जाता है। नोटिफिकेशन को समझाने के लिए क्लैरिफिकेशन आता है। तो क्लैरिफिकेशन कब तक ला सकती है, 1 साल तक, नोटिफिकेशन के इशू होने के 1 साल तक। और ध्यान देना रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, मतलब अगर 8 जनवरी को कोई नोटिफिकेशन आया और अगर मान लेते हैं कि 31 मार्च को कोई क्लैरिफिकेशन आया, तो ये जो क्लैरिफिकेशन होगा ये 8 जनवरी से इफेक्टिव होगा। तो अगर कुछ गलती कर दिए हो तो फिर जाके 8 जनवरी कुछ गलत समझ के, नोटिफिकेशन को गलत रीड करके, गलत इंटरप्रेट करके गलती हो गया तुमसे, तो ये नहीं कह सकते कि ये क्लैरिफिकेशन बाद में आया था। अगर क्लैरिफिकेशन 1 साल के अंदर आ गया है, 1 साल का समय है उसके अंदर ही आना है उसको, तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। कोई दिक्कत? अब आते हैं एग्जम्पशन, सेक्शन 125A। ठीक है, exemption from custom duty on imported goods used for inward processing of goods, where the central government is satisfied that it is necessary in the public interest so to do, it may by notification exempt such of the goods which are imported for the purpose of repair, further processing or manufacture as may be specified therein from the whole or any part of a duty of custom level thereon subject to the following condition। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी है। ठीक है, तो अभी जो आपने पढ़ा था वहां री इम्पोर्टेशन था, उसमें और इसमें फर्क है, फर्क है, कंफ्यूज मत होइएगा। इंपोर्ट ही हो रहा है, ठीक है, इंपोर्ट हो रहा है रिपेयर के लिए, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए या मैन्युफैक्चर के लिए, समझ गए।
द गुड्स शैल बी री एक्सपोर्टेड आफ्टर सच रिपेयर, फर्दर प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चर एज द केस में विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर वापस एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए। डेट ऑन विच द ऑर्डर फॉर क्लियरेंस ऑफ इम्पोर्टेड गुड इज मेड, कब से? जिस दिन आप क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन हुआ था तो गुड ले गए घर, रिपेयर किया, मैन्युफैक्चर किया, जो भी प्रोसेस किया और वापस भेज देना, कब तक? 1 साल के अंदर। द इम्पोर्टेड गुड्स आर आइडेंटिफिएबल इन द एक्सपोर्ट गुड, सेम गुड, यहाँ भी वही चीज सेम गुड और अदर कंडीशन जो स्पेसिफाई होगा। तो 25 ए कहता है अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किया है, सरकार चाहे तो बाय नोटिफिकेशन एग्जम्प्ट कर सकती है। ठीक है, पर्पस करना चाहिए रिपेयर, फर्दर प्रोसेस या मैन्युफैक्चर। सेक्शन 25 ये पावर देता है। 25 क्या करता है? बात पावर का बात करता है, समझ गए? सेक्शन 25 में क्या दिया? पावर दिया, किसको? सरकार को, समझ गए? पर ये कंडीशन के साथ कि री एक्सपोर्ट 1 साल में हो जाना चाहिए। तो ध्यान दिया होगा जब आपने रिपेयर वाला सेक्शन, सेकंड केस जो था उसमें 6 महीने के अंदर वापस एक्सपोर्ट करना था और एक वाले में 1 साल के अंदर वापस एक्सपोर्ट करना था। ठीक है, तो वही कंडीशन है, आ गया समझ में? तो रिपेयर के लिए सरकार ने बाय नोटिफिकेशन, ऊपर नोटिफिकेशन हमने पढ़ा था, वो कहाँ से आया? इस क्लाउज ने पावर दिया था, यहाँ से आया, समझ में आ गया? Exemption from custom duty on re-imported good used for outward processing, section 25B. Notwithstanding anything contained in section 20, where the central government satisfied that it is necessary in the public interest to do, it may by notification exempt such good which are re-imported after being purpose of repair. तो ये केस 1 वाला केस जहाँ रिपेयर के बाद वापस, तो ये सेक्शन बात नोटिफिकेशन का कर रहा है। ये जो सेक्शन है ये बेसिकली बात कर रहा है पावर किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, नोटिफिकेशन के थ्रू क्या करने का? एग्जम्प्ट करने का। तो वो नोटिफिकेशन था, हमने वो पढ़ा नोटिफिकेशन, वहां पे दोनों केसेस था, रिपेयर के लिए था, ये वाला केस में भी था और यहाँ भी था रिपेयर के लिए, फर्दर प्रोसेसिंग इसके लिए नहीं था नोटिफिकेशन। ठीक है, पर यहाँ के बताना था पावर क्या है, तो पावर ये तीनों चीज के लिए सरकार को। ठीक है, तो इसी यही सेक्शन है जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन लाने का, काची के लिए। यहाँ भी टर्म्स वही है, द गुड्स री इम्पोर्टेड इनटू इंडिया आफ्टर सच रिपेयर, फर्दर प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चर एज द केस में विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑन विच ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्ट इज मेड। ठीक है, द एक्सपोर्टेड गुड आइडेंटिफाइबल इन द री इम्पोर्टेड गुड्स सच अदर कंडीशन। समझ में आ गया? तो बेसिकली बात किया, सरकार के पास पावर है, क्या पावर है? नोटिफिकेशन ला सकती है और एग्जम्प्ट कर सकती है, काची? री इम्पोर्टेशन के केस में। अगर री इम्पोर्टेशन हो रहा है आफ्टर एक्सपोर्टेशन, किस लिए हुआ था? पर्पस के लिए। अगर एक्सपोर्टेशन रिपेयर के लिए हुआ था, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए हुआ था, मैन्युफैक्चर के लिए हुआ था, वापस री इम्पोर्ट हो रहा है, तो सरकार के पास पावर है कि बाय नोटिफिकेशन एग्जम्प्ट कर सकती है, पर कंडीशन क्या है? समझ में आ गया? 1 साल के अंदर। तो ये बात, ये सेक्शन दोनों था, ये पावर का बात था, सरकार के पास पावर है। किस सेक्शन में पावर है? सेक्शन 25A एंड 25B में पावर है। ठीक है, पर ये कंडीशंस होने चाहिए और अदर कंडीशंस भी हो सकते हैं जो नोटिफिकेशन के अंदर डाले जाएंगे। समझ में आ गया? अब यहाँ पे आपका लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट जुडिशियल डिसीजन है, ये फॉर एग्जामिनेशन पर्पस उतना नहीं यूज होता है, बट आप रीड कर सकते हैं, कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो रीड कर लीजिएगा और इसी के साथ आपका शायद चैप्टर खत्म हो गया। हाँ, चैप्टर आपका खत्म हो गया। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपने जो मेन आपको याद रखना है, जो एग्जाम में वो काम देगा, पहला क्या है? पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, दूसरा इफेक्टिव रेट किस डेट का होगा। ठीक है, किस डेट को रेट एप्लीकेबल होता है। जैसे था कि अगर आपने क्लियर किया होम कंपनी के लिए डेट ऑफ अराइवल ऑफ व्हीकल, शिप, वेसल, एयरक्राफ्ट, या डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, वेयर हाउसिंग हुआ डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री है, एनी अदर केस डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, उस दिन जो रेट होगा वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तीसरा चीज आपका रखना है रिपेयर वाला, री इम्पोर्टेशन का केस रिपेयर वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है, री इम्पोर्टेशन रिपेयर केस जो था। और आपको याद रखना है सेक्शन 13, 22 और 23, ये आपका इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। समझ गए? बाकी चीजें एज इट इज
ठीक है, रीड कर लेना, याद रखना, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है ये रिपेयर वाला केस और 13, 22 और 23। तो चलिए